हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं सीजीपीएससी एसीएफ पेपर 2 टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भाग 4 में मंगलयान एवं चंद्रयान द्वितीय के बारे में, जिसमें हम 2010 से 2020 का क्या कार्यक्रम रहा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवीलिंग विजडम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 से 2020 में अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए, क्या-क्या नई चीजें आई और दो इसके स्पेसक्राफ्ट, एक तो चंद्रयान द्वितीय हो गया और दूसरा मंगल ऑर्बिटर मिशन, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में 2010 से 2020 का समय, 2013 की पहले बात करेंगे। 2013 में पीएसएलवी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-22 ने इंडिया का पहला नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम था IRNSS-1A। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था। इसका आई बटन में आप लिंक है, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो भाग 3 का। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट या उपग्रह प्रणाली, इसको आप बोल सकते हैं। इसमें टोटल 8 सैटेलाइट थे, जिसमें एक 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक अनसक्सेसफुल हो गया था। टोटल 8 सैटेलाइट थे। उसके माध्यम से भारत की खुद की नेविगेशन सिस्टम को बनाने का एक इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बारे में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद 2013 में ही एक स्पेसक्राफ्ट मिशन हुआ, जो कि इंटरप्लेनेटरी मिशन था, मतलब दूसरे ग्रहों में हम गए, जिसका नाम था मंगल। मंगल मतलब मंगलयान के माध्यम से मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने लॉन्च किया। इसका लॉन्चिंग हुआ था 5 नवंबर 2013 में, और इसको मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था ये 24 सितंबर 2014 में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन आया था इससे कि कब इसको मार्स की कक्षा में स्थापित किया गया था। तो ये आप डेट्स इसका याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको विस्तार से आगे स्लाइड में भी समझेंगे हम लोग। उसके बाद 2015 में क्या हुआ? 2015 में एक इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इसको हम टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं, वो लॉन्च किया गया। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। एस्ट्रोसेट मतलब एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। अब कैसे हम ब्रह्मांड का निगरानी या ब्रह्मांड का अध्ययन कैसे करते हैं, वो अलग-अलग तरंग दैर्ध्य में करते हैं। एक्स-रे फॉर्म हो गया, ऑप्टिकल वेव्स हो गया। इन अलग-अलग तरंग दैर्ध्य या बैंड्स में हम जो ब्रह्मांड का अध्ययन या ब्रह्मांड की निगरानी करते हैं, उसके लिए जो सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, उसे हम एस्ट्रोसेट कहते हैं। ठीक है? तो ये 2015 में ये लॉन्च किया गया। ये थोड़ा स्पेसिफिक था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। उसके बाद 2016 में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2017 में क्या हुआ? 2017 में जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है, भू-स्थैतिकी उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 का पहला डेवलपमेंटल लॉन्च हुआ। पहला डेवलपमेंटल लॉन्च। इससे पहले 2014 में इसका एक्सपेरिमेंटल लॉन्च हुआ था। 2016 में 2017 में इसका डेवलपमेंट फ्लाइट हुआ। ठीक है? तो ये पहला था, इसलिए मैंने इसको लिखा है। जीएसएलवी के बारे में हमने और भी पहले डिस्कस किया। इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक मार्क 3, एक मार्क 2। मार्क 3 इसी सैटेलाइट से चंद्रयान को द्वितीय को लॉन्च किया गया था। ठीक है? इसके अलावा 2017 में और भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी इसरो की। तो पीएसएलवी C-37 रॉकेट के माध्यम से 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया। इस 104 सैटेलाइट में विभिन्न देशों के सैटेलाइट थे। इसमें भारत का भी खुद का सैटेलाइट था, जिसमें कार्टोसैट था। कार्टोसैट सीरीज, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है? तो पीएसएलवी C-37 ये आप याद रखिए और डेट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके अलावा एक और कारनामा था जो इसरो ने 2017 में अचीव किया। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च 31 सैटेलाइट्स यूजिंग ए सिंगल रॉकेट। पहले 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया एक साथ, फिर 31 सैटेलाइट को फिर से उसने लॉन्च किया पीएसएलवी C-38 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों? उसके बाद 2019 में एक महत्वाकांक्षी योजना थी, चंद्रयान द्वितीय। इसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान द्वितीय को इसरो ने जीएसएलवी मार्क 3 का यूज करके लॉन्च किया था, और ये घटना हुई थी 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया चंद्रयान द्वितीय को। तो ये जो घटनाक्रम था 2010 से 2020 का, वो हमने थोड़ा ब्रीफली इसको समझने की कोशिश की, और इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम मंगलयान और चंद्रयान का को विस्तार से समझेंगे। बात करते हैं मंगल मिशन की। मंगल मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको हम बोल सकते हैं।
ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इंटरप्लैनेटरी मतलब हम दूसरे ग्रहों में पहली बार गए थे। इससे पहले हम कभी दूसरे ग्रह में नहीं गए थे। तो हमारा ये ऐसा मिशन था जिसमें हम दूसरे ग्रह में जाके उसका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो इसकी लॉन्चिंग कब हुई? इसकी लॉन्चिंग 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसमें आप इसके ट्रेजेक्टरी पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अर्थ एट एमओआई, यहाँ पे लॉन्चिंग डेट है 5 नवंबर 2013। उसके बाद ये क्या होता है, अर्थ के ऑर्बिट में प्रवेश करता है। ये हम बोल सकते हैं पहला लॉन्चिंग पॉइंट। और सेकंड, ये अर्थ के ऑर्बिट में प्रवेश करता है 1 दिसंबर 2013 को, और ये अर्थ के ऑर्बिट से एक नया ट्रेजेक्टरी बनाता है जिसको अलग टाइप की ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, जिससे मार्स के ऑर्बिट में शिफ्ट होता है। मार्स के ऑर्बिट में शिफ्ट होने के पहले ये बड़े ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है और मार्स के ऑर्बिट में पहुंचता है। ठीक है। तो मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को पहुंचता है। तो it was put into Mars orbit into on 24 सितंबर 2014। तो इसको करीब काफी लगभग 1 साल के करीब लग गए, 12-10 महीने बोल सकते हैं मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने में। ठीक है। इसको PSLV C25 एक्सेल वेरिएंट से लॉन्च किया गया था, और ये सेम एक्सेल वेरिएंट चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के लिए भी यूज किया गया था। आप देख सकते हैं ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये मंगल मिशन के लिए जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया था उसी का इमेज है। इसका उद्देश्य क्या था? मंगल मिशन से हमको क्या-क्या चीज मिलने वाली थी, किस लिए हम इतना बड़ा मिशन कर रहे थे, उसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस बाय स्टडीइंग द मॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी एंड मिनरलोजी, ये सब क्या चीज क्या है? मंगल ग्रह की आकृति कैसी है, उसकी सतह कैसी है, और उसमें क्या-क्या खनिज उपलब्ध है मंगल ग्रह में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका विशेष रूप से अध्ययन करना, इसके लिए हम लोग ने मंगल मिशन किया था। उसके अलावा एक और है, स्टडी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मार्सियन एटमॉस्फेयर, मंगल की जो वातावरण या वायुमंडल के कौन-कौन से घटक हैं जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः है, उनका अध्ययन करना कि वेदर दे आर अवेलेबल इन मार्स एटमॉस्फेयर और नॉट। तो उसके वातावरण या वायुमंडल के घटक का अध्ययन करना भी इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें जो पेलोड थे स्पेसक्राफ्ट में, इस स्लाइड में मैंने उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन उस पेलोड के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। उसमें 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिसमें अ, एक इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरा था, एक मार्स कलर कैमरा था। मार्स कलर कैमरा से हम अलग ट्राई कलर्स में अलग-अलग पिक्चर्स ले सकते थे, तो वो एक था। एक फोटोमीटर था, फोटोमीटर से हम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का रेशियो निकालते थे, जिससे वाटर का प्रेजेंस का हमें पता चलता है। ठीक है। उसके अलावा मीथेन सेंसर एक लगाया गया था, जिससे मीथेन की उपलब्धता का उसके वातावरण में पता चलता है। तो ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट पेलोड के रूप में लगाए गए थे, जिससे हमें मार्स के या मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और वो हमें काफी हद तक वो जानकारी मिली और ये सक्सेसफुल मिशन रहा। तो दोस्तों, ये मंगलयान के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें डेट्स आप याद रखिए, कौन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था ये याद रखिए। साथ ही इसके उद्देश्य क्या है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। आगे बात करते हैं चंद्रयान द्वितीय की। तो इंडिया सेकंड मिशन टू मून, इंडिया का दूसरा मिशन था ये मून में। पहला मिशन 2008 में हुआ था जो हमने बात की चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान द्वितीय के बारे में आज हम बात करेंगे। चंद्रयान द्वितीय लॉन्चिंग कब हुई थी? 22 जुलाई 2019 को। पिछले साल इसकी लॉन्चिंग हुई थी 22 जुलाई 2019 को। ये इंडिया का दूसरा लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था। लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन मतलब चंद्रमा को एक्सप्लोर करना, चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला ये भारत का दूसरा मिशन था। लूनार मतलब चंद्रमा होता है, और लूनार के चारों तरफ की जो कक्षा होती है उसको हम लूनार ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसको जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट, जो कि सबसे पावरफुल रॉकेट है भारत का किसी भी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए, तो इस रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था। द क्राफ्ट रीच्ड द मून्स ऑर्बिट या लूनार ऑर्बिट ऑन 20 अगस्त, 20 अगस्त 2019 को, लगभग 1 महीने बाद वो मून के ऑर्बिट में पहुंच गया था। ठीक है। तो ये डेट्स आपको याद रखने हैं, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। चंद्रयान का क्या उद्देश्य था? चंद्रयान प्रथम में भी हमारे कुछ उद्देश्य थे जिसको हमने प्राप्त किया। द्वितीय चरण में या द्वितीय फेज में इसका क्या उद्देश्य था उसके बारे में जान लेते हैं। टू मैप द स्टडी द वेरिएशन इन लूनार सरफेस कंपोजिशन, जो चंद्रमा की सतह में
का क्या कंपोजिशन है, वो किस किस चीजों से बना हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसकी मैपिंग करना, उसका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्टडी द लोकेशन एंड अबंडेंस ऑफ लूनार वाटर। चंद्रमा की सतह पर क्या वाटर की उपलब्धता है, क्या जल की उपलब्धता है, क्या जल की संभावनाएं हैं, उसके बारे में पता करना और उसके लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करना। लूनार टोपोग्राफी, मिनरलोलॉजी एंड एलिमेंटल अबंडेंस। जो चंद्रमा की सतह की आकृति कैसी है, चंद्रमा का आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें क्या-क्या खनिज उपलब्ध हैं, उसमें कौन-कौन से तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल रूप से अध्ययन करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये चंद्रयान द्वितीय का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है? अब बात करते हैं चंद्रयान में क्या-क्या पार्ट्स थे, क्या-क्या पेलोड थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको जो राइट साइड में दिख रहा है, ये ऑर्बिटर है। चंद्रमा में मुख्यतः 3 पार्ट थे। एक ऑर्बिटर था, ये जो दिख रहा है ये ऑर्बिटर है। इसके अलावा ये जो गोल्डन शेप में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग विक्रम लैंडर बोलते हैं, जो चंद्रमा की सतह पे उतरेगा। लैंडर मतलब आपको समझ रहा होगा जो लैंड करने वाला है। इसके अलावा एक छोटा-सा रोबोट जैसा आपको दिख रहा है जो 4, 5, 6 पहियों का है, जिसको हम रोवर बोलते हैं, प्रज्ञान रोवर। तो विक्रम लैंडर जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया है। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो इंजन है उसको विकास इंजन बोलते हैं, वो भी विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, विकास इंजन। ठीक है? और प्रज्ञान जो है वो संस्कृत का वर्ड है। ठीक है? तो लूनार ऑर्बिटर मतलब चंद्रमा की कक्षा में घूमने वाला कोई यंत्र हम बोल सकते हैं, उसको लूनार ऑर्बिटर बोलते हैं। लैंडर मतलब जो लैंड करेगा चंद्रमा पे, रोवर मतलब जो जाके एनालिसिस करेगा चीजों का। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली ये डील हुई थी रसिया और इंडिया के बीच में। रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसमॉक, इसको हम बोलते हैं, उन दोनों के बीच में डील ये हुई थी कि जो लूनार ऑर्बिटर और रोवर है उसका डेवलपमेंट इंडिया करेगा, लैंडर का डेवलपमेंट रसिया को करना था। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो 2007-8 की बात है, उसी टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था रसिया और इंडिया के बीच में। उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। उसी समय ये डिस्कस हुआ कि था कि लैंडर है वो उसका डेवलपमेंट रसिया करेगा और लूनार ऑर्बिटर एंड प्रज्ञान रोवर ये इंडिया करेगा। तो 2013 में इसका शेड्यूल था। 2013 में शेड्यूल था, वो फिर पोस्टपोन हुआ क्योंकि रसियन लैंडर उस टाइम तक नहीं बना पाया था। उसके बाद 2016 में ये फिर पोस्टपोन हुआ। उसके बाद रसिया ने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि हम ये जो लैंडर है वो बना नहीं पाएंगे, और रटिया ने कंफर्म कर दिया 2015 में कि हम ये लैंडर 2015 तक भी नहीं बना पाएंगे। उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि ये लैंडर जो विक्रम लैंडर है वो हम खुद ही बनाएंगे, और ये पूरा इंडिजीनियस स्पेसक्राफ्ट इंडिया ने ही बनाया था, जिसमें लूनार ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ये तीनों पार्ट इंडिया द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप किए गए थे। ठीक है? तो इसका जो वर्किंग था वो कैसा था? लूनार ऑर्बिटर का उद्देश्य ये था कि वो चंद्रमा की चारों तरफ कक्षा में स्थापित हो जाएगा और उसके चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। दूसरा विक्रम लैंडर का क्या था? विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से सेपरेट होके चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला था, जिसको हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं इसकी भाषा में, स्पेस की भाषा में। तो इसका जो सेपरेशन हुआ, विक्रम का सेपरेशन हुआ, वो 2 सितंबर 2019 को हुआ था। आपने भी ये देखा होगा, लाइव चल रहा था ये टीवी में। मोदी जी इसरो में भी गए थे, जहाँ पे ये घटना आप लाइव देख सकते हैं। तो विक्रम लैंडर क्या हुआ, ऑर्बिटर से सेपरेट हुआ और वो लैंडिंग करने वाला था, और कुछ दूर चलते ही उसका कनेक्शन हमारा जो कंट्रोल सेंटर है इसरो का इंडिया में, उससे डिस्कनेक्ट हो गया। ये बाद में बताया गया कि सॉफ्टवेयर में कुछ इशू होने की वजह से ये संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। बाद में चंद्रमा पे विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होने की बजाय हार्ड लैंडिंग हो गई और वो क्रैश हो गया। तो इसका उद्देश्य ये था कि विक्रम लैंडर को लैंड करना है चंद्रमा पे, फिर वहां से रोवर निकल के चंद्रमा की सतह का एनालिसिस करेगा और डेटा हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहां पे इसरो को देगा पृथ्वी पर। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 2 सितंबर 2019 को विक्रम का सेपरेशन होना था ऑर्बिटर से, और 6 सितंबर को लैंडिंग होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। तो इस मिशन को इसरो बोलता है कि 90 टू 95% हम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा अभी भी है और वो डेटा इसरो को प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से हमको जो जानकारी मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाई। तो दोस्तों ये था समरी चंद्रयान 2 का, उसके पीछे की हिस्ट्री, उनका उद्देश्य और क्या-क्या डेट्स पे लॉन्चिंग हुई, सेपरेशन हुआ, लैंडिंग हुई, इसके बारे में विस्तार में हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, स्पेस सेंटर की हम बात करेंगे।
स्पेस सेंटर्स इन इंडिया, इसरो की बात की हमने। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। उसके बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आया, स्पेस कमीशन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर इसरो आया। इसरो के बाद उसने इनसेट सीरीज चालू की, आईआरएस सीरीज चालू की, आईएनएसएस सीरीज चालू की, 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिए, चंद्रयान, मंगलयान। तो ये सब कैसे हो सका? इसरो के अथक प्रयास से कैसे हुआ? रॉकेट्स कहाँ बनते थे, कहाँ पे ठोस इंजन का निर्माण हुआ, कहाँ पे द्रव्य इंजन का निर्माण हुआ, कहाँ पे पेलोड्स बनाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, उसके बारे में आपको कौन-कौन से केंद्र थे इंडिया में जहां से इन सब का संचालन हुआ, निर्माण हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये हम बताते हैं। तो आइए दोस्तों, इस स्लाइड में हम बताएंगे कि विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ पे इसरो के स्पेस सेंटर हैं, जहाँ से इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। तो पहले देखते हैं इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी हेडक्वार्टर इसरो में बेंगलुरु में ही है। इसके अलावा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बनाने के लिए, वो भी बेंगलुरु में है। उसके अलावा उसका एक सेंटर तिरुवनंतपुरम में भी है। इससे एक और हिस्टोरिकल चीज है जो आपको पता नहीं होगी। फिजिक्स लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर, जो कि अहमदाबाद में था, वो विक्रम साराभाई ने ही डेवलप किया था और वो आजादी के पहले का है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यहाँ पे अहमदाबाद का जो कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक, ये भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ये चीज तो आपको अच्छे से पता होगा। स्पेस धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से हर रॉकेट की लॉन्चिंग होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज मैं बताना भूल गया कि मार्स पे जाने वाला एशिया का पहला कंट्री था इंडिया, और पूरे वर्ल्ड में चौथा कंट्री था इंडिया। ये भी आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो इसी तरह हमने टेक्नोलॉजी का जो स्पेस साइंस था वो पूरी तरह कवर कर लिया है। तो इसी तरह आप हमारा वीडियो देखिए। आप भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 चारों वीडियो देखिए टेक्नोलॉजी के। अब हम जो सीरीज लाएंगे वो एमसीक्यू का होगा, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले साल क्या-क्या एग्जाम में आया वो भी डिस्कस करेंगे, और क्या-क्या आ सकते हैं वो भी हम विस्तार से समझेंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।